कर्नाटक में धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। प्रधानमंत्री ने राज्य में किया चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को बताया जरूरी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जितनी कीचड़ फेंकेगी कांग्रेस उतना ही अधिक खिलेगा कमल। भाजपा, कांग्रेस, जनता दल एस सहित सभी दलों ने भी कर्नाटक में झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को वोट देने की अपील। प्रधानमंत्री ने काशी तेलुगु संगमम को किया संबोधित, कहा विविधताओं के इस संगम से राष्ट्रीयता का अमृत निकल रहा है। कहा ये भारत की प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं के संगम का है उत्सव। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का रविवार को होगा प्रसारण। कार्यक्रम के ऐतिहासिक आयोजन के लिए भव्य तैयारियां। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के साथ करते रहे हैं अपने विचार साझा। दिल्ली में खिलाड़ियों के धरने पर सियासत तेज। खिलाड़ियों के समर्थन में खड़ा दिखने की राजनीतिक होड़। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल पहुंचे जंतर मंतर। आलीशान बंगले पर सवालों का जवाब दिए बगैर मीडिया से बचकर निकले केजरीवाल। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। जेद्दा से 365 यात्रियों की एक और जत्था पहुंचा नई दिल्ली। सुरक्षित वतन वापसी के लिए लोगों ने सरकार का जताया आभार। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय दूतावास का किया उद्घाटन। डॉक्टर जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति से की मुलाकात। तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक में जमकर चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने हुमनाबाद, विजयपुरा और कुडची में चुनावी जनसभाएं की। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है, ताकि राज्य को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एक रोड शो भी किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिन ब दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्य में जमकर चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और गर्मा गया। प्रधानमंत्री ने बीदर जिले से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने हुमनाबाद में एक जनसभा में कर्नाटक की जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने का नहीं, बल्कि कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। कर्नाटका का ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का चुनाव नहीं है। ये कर्नाटका को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल बना रहता है। परियोजनाओं पर तेजी से अमल होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होती है और निवेशकों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यहाँ डबल इंजन सरकार का बने रहना बहुत जरूरी है। जब केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार की डबल शक्ति लगेगी तो कर्नाटका को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ अब तक 91 बार अपशब्द का प्रयोग कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी कीचड़ फेंकेगी, कमल उतना ही अधिक खिलेगा। बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं, और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। विजयपुरा में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और वंचितों की कभी भी सुध नहीं ली। जिस कांग्रेस ने भगवान बसवन्ना के शिक्षाओं को कुछ नहीं समझा, जिसने बाबा साहब आम्बेडकर का निरंतर विरोध किया, वो कांग्रेस कभी भी दलितों, पिछड़ों की सूद नहीं ले सकती। वहीं कुर्ची की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की पूर्व की अस्थिर सरकारों के कारण राज्य के युवाओं को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में राज्य में मजबूत सरकार जरूरी है, जो सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। कर्नाटका को सबसे पहली जरूरत है वो एक स्थिर राजनीतिक दल, एक मजबूत बहुमत वाली सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार। कर्नाटका को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भाजपा ही एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सकती है। प्रधानमंत्री की जनसभाओं में अपार जनसमूह देखने को मिला। जनसभाओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एक रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब दिखे। कर्नाटक से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं कर्नाटक के चुनावी घमासान में भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के तमाम बड़े नेता राज्य में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने रविवार को राज्य में पार्टी उम्मीदवारों के लिए जन समर्थन मांगा। वहीं कांग्रेस और जेडीएस समेत सभी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के तमाम स्टार प्रचारकों की फौज कर्नाटक में पार्टी के चुनाव प्रचार में जी जान से जुटी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कलाघटकी में रोड शो किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शनिवार को कर्नाटक में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर प्रचार किया। अमित शाह ने सबसे पहले दावणगेरे जिले के हरिहरेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद गृह मंत्री ने मधिकेरी में रोड शो कर स्थानीय भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने उडुपी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता के लिए संविधान का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कही गई है, इसलिए भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया। एससी, एसटी, वोकलिका को हमने रिजर्वेशन बढ़ाया है, मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। अगर कांग्रेस आई तो कांग्रेस कहती है हम मुस्लिम रिजर्वेशन को फिर से देने का काम करेंगे। मित्रों, मैं आज कांग्रेस के सारे नेताओं को कहकर जाना चाहता हूं, इस श्री कृष्ण मठ की भूमि पर कहकर जाना चाहता हूं, हमारे संविधान में बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके अंदर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की कोई जगह नहीं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कर्नाटक के मांड्या में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस बहुत निराश, हताश है। मोदी जी की लोकप्रियता के कारण ये लोग बहुत हताश हैं। मोदी जी की लोकप्रियता के कारण ये लोग बहुत निराश हैं। इनके अंदर ईर्ष्या, जलन मोदी जी के प्रति पैदा हो गई है। इस कारण वो अपना मेंटल बैलेंस भी तोड़ चुके हैं, लूज कर चुके हैं अपना मेंटल बैलेंस। इस बीच कांग्रेस भी जनता का दिल जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांड्या जिले के मालवल्ली में एक जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से देश में राजनीतिक बदलाव को बल मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने धारवाड़ के कुंडगोल में जनसभा और रोड शो किया। अपने संबोधन में उन्होंने 5 चुनावी वादों को गिनवाते हुए कहा कि इससे लोगों को काफी फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपको गारंटी दे रही है कि जो खाली पद है सरकार में उसको भरा जाएगा। मेरी बहनें, आपको 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे। महिलाओं के लिए बस में भी फ्री पास मिलेगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवगौड़ा ने शनिवार से 11 दिवसीय प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बेंगलुरु ग्रामीण में जनसभाएं और रोड शो किए। इस बीच 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिन्होंने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि इस आयु वर्ग में 2404 बुजुर्ग मतदाताओं और 402 दिव्यांग जनों सहित 2806 पात्र लोगों ने घर से मतदान का विकल्प चुना है। आयोग ने यह सुविधा पहली बार शुरू की है ताकि जो लोग किसी परेशानी के कारण मतदान केंद्र नहीं जा सकते, वो वोट देने से वंचित ना रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित काशी तेलुगु संगमम गंगा पुष्कर आराधना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये भारत की प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं के संगम का उत्सव है। आजादी का ये अमृत काल देश की विविधताओं का, विविध धाराओं का संगम काल है। विविधताओं के इन संगमों से राष्ट्रीयता का अमृत निकल रहा है, जो भारत को अनंत भविष्य तक ऊर्जावान रखेगा। हमें देश की इस विविधता को इसी समग्रता से देखना है, तभी हम अपनी पूर्णता को जान पाएंगे, तभी हम अपने पूरे सामर्थ्य को जागृत कर पाएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि काशी और काशी वासियों का तेलुगु लोगों से कितना गहरा रिश्ता है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह तेलुगु साहित्य में भी काशी का विशेष स्थान रहा है। काशी जितनी प्राचीन है, उतना ही प्राचीन ये रिश्ता भी है। काशी जितनी पवित्र है, उतनी ही पवित्र तेलुगु लोगों की काशी में आस्था है। श्रीनाथ महाकवि का काशी खंडमु ग्रंथ हो, एनुगुल वीरस्वामय्या का काशी यात्रा चरित्र हो, या फिर लोकप्रिय काशी मजिली कथलू हो, काशी और काशी की महिमा तेलुगु भाषा और तेलुगु साहित्य में भी उतनी ही गहराई से रची बसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें अंक का पूरे देश को इंतजार है। प्रधानमंत्री रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम अहम पड़ाव पर अब पहुंच चुका है। 30 अप्रैल को इसका 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के सफर पर पेश है ये शानदार फिल्म।
हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे। एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा। मन की बात यानी देश की बात। खादी की बिक्री का कीर्तिमान हो या फिर मेक इन इंडिया खिलौनों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, मन की बात ने देश के सपनों को नई उड़ान दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वज लहराना हो या देश के अनसंग हीरोज को सम्मान, किसी के लिए ये उम्मीदों की बात है तो कईयों के लिए हौसलों का साथ है। मन की बात को जन जन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। पीएम मोदी की अपील और आह्वान ने नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात। मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिल करके अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक देश के करीब 96% लोग मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है। 65% देशवासी हिंदी में तो 35% लोग क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी में यह कार्यक्रम सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते देश को लेकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। 55% लोगों ने ये माना कि कार्यक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े, तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पीएम मोदी तक पहुंचे। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। आइए मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर मिलते हैं रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हैं और बनाते हैं एक अभूतपूर्व कीर्तिमान। और हाँ, इस अवसर को और भी यादगार बनाते हुए आप अपनी फोटो नमो ऐप पर अवश्य डालें। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर बीजेपी ने भी जबरदस्त तैयारियां की हैं। देश भर की हर विधानसभा में 100 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम को सुना और देखा जाएगा। इसके तहत देश भर में 4 लाख से अधिक सेंटर चिन्हित किए गए हैं, जहां भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर साधारण कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। मन की बात के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए
भाजपा ने विस्तृत तैयारी की है। इसके तहत हर विधानसभा में 100 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम को सुना और देखा जाएगा। इसके तहत देश भर में 4 लाख से अधिक सेंटर चिन्हित किए गए हैं। इसमें सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों के साथ ही पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सामाजिक संगठनों और संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी प्रवासी भारतीय इस ऐतिहासिक एपिसोड के गवाह बनेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। देश के सभी राजभवनों में और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ये कार्यक्रम प्रख्यात व्यक्तियों के साथ देखेंगे। भाजपा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेशों में जिला स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी है। मन की बात कार्यक्रम एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के दौरान एक अलग शैली में नजर आते हैं। ये पीएम की शैली का ही प्रभाव है कि वे श्रोताओं से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। यही कारण है कि पीएम के नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री संस्कृति, लोक परंपराओं, भाषा, लोगों की कहानियों और त्योहार जो मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, उन्हें मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराते हैं। पीएम की मन की बात कार्यक्रम ने राष्ट्र के पुनरुत्थान के कार्यक्रम को गति दी है। मन की बात कार्यक्रम में दिए जाने वाले विषयों ने लोगों के चिंतन मनन को गति देकर उनके दृष्टिकोण को विकसित किया है। प्रधानमंत्री द्वारा बताए जाने वाले प्रेरक प्रसंगों की वजह से दिन प्रतिदिन मन की बात कार्यक्रम के श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों IIM रोहतक ने मन की बात कार्यक्रम के लिए एक विस्तृत सर्वे किया। सर्वे में सामने आया कि 96% लोग इस कार्यक्रम से परिचित हैं। अभी तक इस कार्यक्रम को 100 करोड़ से अधिक लोग सुन चुके हैं। सर्वे के अनुसार 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात कार्यक्रम को देख या सुन रहे हैं। मन की बात देखने वाले तकरीबन 60% लोगों ने राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में रुचि दिखाई है। सर्वे के अनुसार तकरीबन 55% लोगों ने जिम्मेदार नागरिक होने की बात की है, जबकि 73% लोगों ने देश की प्रगति के प्रति आशा महसूस की है। अब देश विदेश में रहने वाले भारतीयों को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का इंतजार है। विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और उधर ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। जिद्दा से 365 यात्रियों का एक और जत्था नई दिल्ली पहुंचा। वतन पहुंचने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इन लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का आभार जताया है। और अपनी यात्रा के अंतिम चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। इस दौरान जयशंकर के साथ डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति रकील पेना भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जयशंकर ने कहा कि हमारे राजनीतिक संबंध असाधारण रूप से सौहार्दपूर्ण हैं और हम बहुपक्षीय क्षेत्र में निकटता से समन्वय करते हैं। विश्वास है कि हमारे रेजिडेंट मिशन की उपस्थिति सहयोग के एक नए अध्याय को जन्म देगी, साथ ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक डोमेन में हमारे संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी। और वहीं इससे पहले एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई दी। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन रिपब्लिक के विदेश मंत्री रॉबर्टो अल्वारेज के साथ भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति भी जताई कि दोनों देशों के बीच बढ़ते दोस्ताना संबंधों से और अधिक समृद्धि आएगी। सैंटो डोमिंगो में भारत डोमिनिकन गणराज्य व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि डोमिनिकन गणराज्य उस व्यापार से संबंधित है जो 20 साल पहले हमारे राजनयिक संबंध स्थापित करने से पहले $12 मिलियन था। ये आज लगभग $1 बिलियन तक पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि कई अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत का दौरा कर रहे हैं और हमारे व्यवसाय के साथ जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।